Okay, so hello everyone, welcome to another lecture of mechanics of material, and this is lecture number 15. And today learning outcome is problem based on composite section. Composite section. And in the last class we have discussed one question. So in continuation of previous class, today we will discuss some important question related to composite sections. So let us start with the very first one today. आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का किसी भी टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करना होना तो आपको क्या करना है, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना है ना। एटलीस्ट मतलब प्रत्येक टॉपिक पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 to 3 क्वेश्चन करना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जितना ज़्यादा है ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। सो इसको ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है इसको देखिए ध्यान से। कहता है कि स्टील रड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2000 mm²। स्टील रड का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? 2000 है। एंड 2 ब्रास रड्स ईच ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1200 mm², टुगेदर सपोर्ट ए लोड ऑफ 500 kN। 2 ब्रास है, ब्रास रड है और एक क्या है? स्टील रड है ना। सो ये तीनों रड मिलके टोटल कितना लोड सपोर्ट कर रहा है? 500 kN। कितना सपोर्ट कर रहा है? 500 kN, है ना। फाइंड द स्ट्रेसेस इन रॉड्स। आपको निकालना है स्ट्रेसेस किसमें? ब्रास में और स्टील में, स्टील में और ब्रास में। टेक ई फॉर स्टील इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁵ N/mm² स्टील का, और ब्रास के लिए दिया हुआ है 1 × 10⁵ N/mm², है ना। अब देखो यहाँ पे गौर करने वाली बात है, क्या लेंथ दोनों का इक्वल है? नहीं है। मैंने पिछला क्लास में बताया था कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपोजिट सेक्शन का लेंथ हमेशा क्या हो? इक्वल हो, है ना। ऐसा कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है। ये अलग बात है, ज़्यादातर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे लेंथ क्या है? इक्वल नहीं है, लेंथ क्या है? अलग अलग है। ध्यान से देखो तो ब्रास का कितना है? 300 mm है, जबकि स्टील का कितना है? 300 mm प्लस 100 mm, कितना? 400 mm, है ना। हमें निकालना है स्ट्रेसेस इन स्टील। सपोज करो कि स्टील को मैं 1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, स्टील को मैं 1 से रिप्रेजेंट करता हूँ और ब्रास को मैं 2 से रिप्रेजेंट करता हूँ, है ना। ब्रास को 2 से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो फाइनली जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, यही आपका क्वेश्चन है। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है ना। सो देखते हैं कैसे इसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले जब आप कन्वेंशनल क्वेश्चन बनाएं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएं, तो क्या डेटा दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए, है ना। क्या डेटा दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए। तो ये तो रहा आपका फिगर के बारे में, है ना। अब सबसे पहले गिवन डेटा देखिए, क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील, है ना। चूंकि हमने स्टील को क्या है? 1 से रिप्रेजेंट किया है, तो इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील है उसको मैं A1 बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? A1 लिख रहा हूँ। A1 का वैल्यू कितना है? 2000 mm²। उसके बाद क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ब्रास A2, इसका वैल्यू कितना है? 1200 mm²। लेकिन क्या है? एक का है, ईच 1200 mm² ईच, है ना। तो यहाँ तो कितना है? टोटल ब्रास कितना है? टोटल 2 है। तो टोटल एरिया A2 कितना हो जाएगा? टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 2 × 1200, तो कितना हो गया? 2400 mm², ठीक है, 2400 mm²। नाउ E1 क्या है? E फॉर स्टील, है ना। स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको मैं E1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कितना? 2 × 10⁵ N/mm², 2 × 10⁵ N/mm²। उसके बाद क्या है? ब्रास का दिया हुआ है 1 × 10⁵ N/mm²। सो ब्रास को मैं E2 से रिप्रेजेंट किया हूँ, है ना। E2 से रिप्रेजेंट किया हूँ, इसको 2 माना हूँ, इसको 1 माना हूँ, ठीक है। सो फाइंड द स्ट्रेसेस इन रड्स, है ना। अब देखो L1 का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 400 mm दिया हुआ, क्योंकि L1 क्या है? स्टील का लेंथ। स्टील का लेंथ कैसे निकलेगा बताओ? 300 प्लस 100 कितना? 400, है ना, 400 mm²। नाउ L2 कितना है? 300 है। किसका? लेंथ ऑफ द ब्रास, लेंथ ऑफ द ब्रास।
नाउ कम टू द सोल्यूशन पॉइंट। क्या करेंगे, सबसे पहले जो आप 500 किलो न्यूटन का लोड लगा रहे हैं वो क्या होगा, स्टील और ब्रास में क्या होगा, शेयर होगा, है ना। जो भी 500 किलो न्यूटन लोड आप लगा रहे हैं वो क्या करेगा, दोनों शेयर करेगा, है ना, दोनों मिलकर शेयर करेगा। दोनों कहने का मतलब है कि 2 रड है जो किसका है, ब्रास का है, और एक क्या है, स्टील का है। तो ये क्या होगा, ये तीनों मिलकर है जो क्या करेगा, शेयर करेगा, है ना। तो मान लेते हैं कि जो स्टील शेयर कर रहा है ना, मतलब ये 500 किलो न्यूटन का एक पार्ट आपका क्या है, P1 है, और दूसरा पार्ट क्या है आपका, P2 है ना। P1 क्या है, P1 है फोर्स टेकन बाय स्टील रड, और P2 क्या है, टोटल फोर्स टेकन बाय ब्रास रड, है ना। सो लिख सकते हैं P1 प्लस P2 बराबर P, P कितना है, 500 किलो न्यूटन है। ये कहाँ से आया, ये कहाँ से लिख रहे हैं, फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम, है ना, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या है कि नेट वर्टिकल फोर्स क्या होगा, जितना फोर्स नीचे लग रहा है और जितना ऊपर लगा रहा है, चूंकि 500 किलो न्यूटन क्या लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, तो ये रिएक्टिव फोर्स क्या होगा, स्टील और ब्रास मिल के ऊपर की ओर लगाएगा, है ना। तो ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। सो P1 प्लस P2 बराबर P हो गया। अब देखो P1 को क्या लिख सकते हैं, आप P1 को लिख सकते हैं सिग्मा 1 इंटू A1, है ना, सिग्मा 1 इंटू A1, क्यों, क्योंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, P बाई ए होता है, तो P बराबर क्या होगा, सिग्मा इंटू ए होगा, है ना। सो सिग्मा 1 इंटू A1, है ना, स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील, सिग्मा 2 इंटू A2 इक्वल टू P। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आएगा, कंपैटिबिलिटी से, क्यों, क्योंकि चूंकि ए क्या है, रिजिड है, ये जो कॉलर है ये क्या है, रिजिड है ना, ये कॉलर रिजिड है और नीचे भी क्या है, फिक्स है। तो जो भी डिफॉर्मेशन होगा, है ना, वो क्या होगा, दोनों में सेम होगा, है ना, दोनों में क्या होगा, डिफॉर्मेशन सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2, और इस इक्वेशन को क्या बोलते थे, याद है, इसको बोलते थे इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी। क्या बोलते थे, इसको बोलते थे कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। मतलब ये बॉन्ड है, ऐसा करने के लिए क्या है, बॉन्ड है ना, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन एल है, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। सो डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2, है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डिफॉर्मेशन स्टील में होगा उतना ही डिफॉर्मेशन क्या होगा, ब्रास में होगा। सो P1 L1 इक्वल टू A1, P1 L1 डिवाइडेड बटा A1 E1 लिख सकते हैं, डेल्टा बराबर PL अपॉन E, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, P2 L2 अपॉन A2 E2, ठीक है। अब देखो क्योंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, P बाई ए होता है, इसका मतलब कि P बटा ए को हम सिग्मा से रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ P1 A1 को मैंने सिग्मा 1 लिख दिया और L1 बटा E1 हो गया। उसी तरह से P2 A2 को रिप्लेस कर दिया सिग्मा 2 से और L2 बटा E2 हो गया। अब सब का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, है ना। सिग्मा 1 इंटू L1 का वैल्यू क्या है, 400 है, L1 का वैल्यू क्या है, 400, L1 क्या है, लेंथ ऑफ स्टील रड 400 है। उसके बाद E1 का वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10⁵, सिग्मा 2 इंटू L2 का वैल्यू, L2 क्या है, लेंथ ऑफ ब्रास स्टील कितना है, 300, इंटू E2 1 इंटू 10⁵। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 10⁵ कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आ जाएगा सिग्मा 1 इक्वल टू 1.5 सिग्मा 2, सिग्मा 2। इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी स्ट्रेस स्टील में इंड्यूस होगा उसका वैल्यू क्या होगा, 1.5 टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस इन ब्रास होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, 1.5 टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ब्रास होगा, है ना। ये क्या है, पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, 1.5 टाइम्स ऑफ सिग्मा A2। अब देखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था, सिग्मा 1 इंटू A1 प्लस सिग्मा 2 इंटू A2 इक्वल टू P।
सब का वैल्यू पुट कर दीजिए। सिग्मा 1 का वैल्यू क्या है 1.5 सिग्मा 2, तो 1.5 सिग्मा 2 हो गया, इंटू A1 है A1 हो गया, प्लस सिग्मा 2 इंटू A2 इक्वल टू P। सो यहाँ से सिग्मा 2 क्या ले सकते हैं, आप कॉमन ले सकते हैं, तो सिग्मा 2 कॉमन ले लिए। यहाँ पर क्या बचा 1.5 इंटू A1 बचा, और यहाँ पर क्या बचा A2 बचा, तो सिग्मा 2 बराबर क्या लिख सकते हैं P अपॉन 1.5 A1 प्लस A2, 1.5 A1 प्लस A2, है ना। ठीक है, अब देखो सबका वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे P का वैल्यू कितना है 500 किलो न्यूटन, सो 500 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई विथ 1000, इट कन्वर्ट इनटू न्यूटन, डिवाइडेड बटा 1.5 प्लस A1 का वैल्यू 2000 है ना। वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ A1 2000, इन फैक्ट इट इज गिवन, है ना, ये क्या है दिया हुआ है आपका, प्लस A2 क्या हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ ब्रास, टोटल कितना है 2 है ना, तो 2400। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आता है 92.59 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिग्मा 2 का वैल्यू आ रहा है 92.59 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो सिग्मा 1 क्या हो जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ सिग्मा 2, यहाँ से देखो सिग्मा 1 क्या था 1.5 टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 था ना, तो सिग्मा 1 आ गया 138.89 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यही आपको निकालना था, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का वैल्यू है जो आपको निकालना था, है ना। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपका 10 मार्क्स का एटलीस्ट आएगा, 10 मार्क्स का, है ना। सो लेट अस प्रोसीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्लियर हो गया ना, पॉइंट है ना, ये क्या है पॉइंट है। सो लेट अस प्रोसीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ये बोल रहा है कि ए रेनफोर्स कंक्रीट कॉलम, क्या है एक रेनफोर्स कंक्रीट कॉलम है जिसका डायमेंशन क्या है कॉलम का डायमेंशन है 450 इंटू 450, 450 इंटू 450, है ना, ठीक है जे 4 स्टील रॉड्स ऑफ 25 mm डायमीटर। इसमें क्या है चूंकि रेनफोर्स आरसीसी का बना हुआ है तो इसमें कंक्रीट भी होगा और क्या होगा स्टील भी होगा, तो इसमें 4 क्या है स्टील रॉड है जिसका डायमीटर 25 mm है, और रेस्ट पोर्शन क्या होगा कंक्रीट होगा, है ना, कंक्रीट होगा, मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट, है ना, और फाइन एग्रीगेट। सो फाइंड द स्ट्रेसेस इन स्टील एंड कंक्रीट, आपको क्या निकालना है स्टील और कंक्रीट में स्ट्रेस निकालना है। व्हेन द टोटल लोड ऑन द कॉलम इज 1000 किलो न्यूटन, टोटल लोड कितना आ रहा है 1000 किलो न्यूटन आ रहा है ना, टोटल लोड कितना आ रहा है 1000 किलो न्यूटन आ रहा है। इसको अगर 3D में बनाने की कोशिश करें कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। इस पे आप क्या लगा रहे होंगे लोड लगा रहे हैं, है ना, कितना 1000 किलो न्यूटन, ये इक्वल टू 1000 किलो न्यूटन इस पे आप लोड लगा रहे हैं, है ना। कल मैंने दिखाया था कुछ ऐसा, इस तरह से कुछ दिखाया था, ध्यान से देखो, है ना। सपोज करो किसी टाइप का क्या एक कॉलम है, ये क्या हो गया कॉलम हो गया। अब इस पे क्या कर रहे हैं लोडिंग कर रहे हैं, इस पे क्या कर रहे हैं लोडिंग कर रहे हैं, कितना लगा रहे हैं 1000 किलो न्यूटन। तो जो भी हम लोड लगाएंगे वो लोड क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा किस में स्टील में और कंक्रीट में, है ना, क्योंकि ये कॉलम किसका बना हुआ है स्टील का भी बना हुआ है और कंक्रीट का भी बना हुआ है ना। तो 1000 किलो न्यूटन का कुछ पार्ट है जो सपोर्ट करेगा स्टील और कुछ पार्ट सपोर्ट करेगा कंक्रीट, है ना। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील दिया हुआ है 205 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड ये दिया हुआ है ई फॉर कंक्रीट दिया हुआ है 13.6 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये भी पर mm स्क्वायर आएगा, छूट गया था, ठीक है। सो हमें क्या निकालना है सिग्मा एस एंड सिग्मा सी निकालना है, मतलब स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन स्टील एंड स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन कंक्रीट। हमें निकालना है सिग्मा एस और सिग्मा सी का वैल्यू। मैंने बोला था कल कि कंक्रीट सेक्शन पे हमारा जो आरसीसी है वो क्या है एक कंपोजिट सेक्शन का बेस्ट एग्जांपल है, कंपोजिट सेक्शन का बेस्ट एग्जांपल है ना। तो देखते हैं कैसे प्रोसीड करेंगे इसको।
सबसे पहले जो भी आपका क्वेश्चन में दिया हो उसको क्या करना है, इंपॉर्टेंट डेटा को लिख लेना है ना। सो कि टोटल लोड 1000 किलो न्यूटन है। ई फॉर स्टील को ई एस मान लेते हैं, किसे रिप्रेजेंट करें, ई एस से, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। ये दिया हुआ है 205 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड ई फॉर कंक्रीट दिया हुआ है, जिसको इसी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये है 13.6 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो फाइंड द स्ट्रेसेस इन स्टील एंड कंक्रीट, है ना। सेकंड पॉइंट को आप छोड़ दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। हमें फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है। सो एरिया ऑफ कॉलम निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ आप कॉलम निकालेंगे, है ना। सबसे पहले एरिया ऑफ कॉलम निकालेंगे। तो एरिया ऑफ कॉलम कैसे निकलेगा, टोटल एरिया अगर निकालें तो इसमें कंक्रीट का भी एरिया होगा और स्टील का भी एरिया होगा। सो 450 इंटू 450, ये टोटल एरिया ऑफ कॉलम निकल गया 450 इंटू 450, चूँकि ये क्या है, स्क्वायर है ना, ये क्या है, स्क्वायर है। सो आ गया 202500 mm स्क्वायर। उसके बाद निकालते हैं एरिया ऑफ स्टील। स्टील का एरिया कितना होगा, स्टील का एरिया कितना होगा, चूँकि इसमें कितना एम्बेडेड है, 4 है, टोटल स्टील कितना है, 4 है ना। सो 4 इंटू 5/4 इंटू 25 का होल स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग यू विल बी गेटिंग 1963.5 mm स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना आएगा, 1963.5 mm स्क्वायर, 1963.5 mm स्क्वायर। अब देखो एरिया ऑफ कंक्रीट कैसे निकलेगा, है ना, आप बताओ एरिया ऑफ कंक्रीट कैसे निकलेगा। एरिया ऑफ कंक्रीट निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ कॉलम में से एरिया ऑफ स्टील को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, है ना। सो टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील। सो 202500 माइनस 1963.5, एरिया ऑफ कंक्रीट आ गया आपका 200536.5 mm स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ कंक्रीट, है ना। इसको क्या लिख देते हैं, एसी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। और एरिया ऑफ स्टील को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एरिया ऑफ स्टील यहाँ पे आया था, इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए फिर से क्या लिख सकते हैं, ये जो भी P होगा, आप P जो भी लोड अप्लाई कर रहे हैं, ये दोनों में क्या होगा, शेयर होगा। मान लेते हैं कि P1 है जो स्टील सस्टेन कर रहा है और P2 है जो कंक्रीट सस्टेन कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं P1, क्या लिख सकते हैं, P1 प्लस P2 इक्वल टू P। ये कहाँ से आएगा, फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम से, है ना। P1 क्या है, P1 है फोर्स रेजिस्टेड बाई स्टील और P2 क्या है, फोर्स रेजिस्टेड बाई कंक्रीट। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एस इंटू एस लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि स्ट्रेस इंटू एरिया क्या होता है, फोर्स होता है। उसी तरह से P2 क्या लिख सकते हैं, सिग्मा सी इंटू ए सी, है ना। सिग्मा एस क्या है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन स्टील, और सिग्मा सी क्या है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन कंक्रीट। सो इसको लिख सकते हैं सिग्मा एस इंटू एस प्लस सिग्मा सी इंटू एस, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसी को रिपीट करना है। आल्सो फ्रॉम कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, दोनों में क्या होगा बताओ, दोनों में डिफॉर्मेशन क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दोनों क्या है, कंपोजिट सेक्शन है ना, दोनों कंपोजिट सेक्शन है, तो दोनों में क्या होगा, ये डिफॉर्मेशन क्या होगा, इक्वल होगा। एक कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन है जो बहुत काम का है ना, ये बहुत काम का है। सो यदि दोनों में डिफॉर्मेशन बराबर होगा, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों में स्ट्रेन भी क्या होगा, बराबर होगा, दोनों में स्ट्रेन भी क्या होगा, बराबर होगा। सो लिख दिए एप्सिलॉन नॉट ई एस इक्वल टू एप्सिलॉन सी। अब देखो चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, स्ट्रेन इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। तो एप्सिलॉन बराबर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसी को मैं यहाँ पे लिख दिया। देखो स्ट्रेन इन स्टील को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस इन स्टील डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। उसके बाद स्ट्रेन इन कंक्रीट को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा सी अपॉन ई सी। तो यहाँ से सिग्मा एस का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, सिग्मा सी इंटू ई एस अपॉन ई सी, है ना। एक्चुअली ये जो रेशियो है इसको आगे पढ़ेंगे कभी, इसको बोलते हैं दो मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं मॉडुलर रेशियो।
क्या बोलते हैं? मॉड्यूलर रेशियो, मॉड्यूलर रेशियो, मॉड्यूलर रेशियो है ना, मॉड्यूलर रेशियो बोलते हैं। और इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको याद रखना है। ES अपॉन इसी को किसी भी दो मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो रेशियो होगा उसको बोलते हैं मॉड्यूलर रेशियो। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलर रेशियो, है ना। उसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, RCC में पढ़ेंगे, ठीक है। सो कभी कभी क्या होगा कि आपको मॉडुलर रेशियो का वैल्यू दे देगा, ES और EC का वैल्यू ना देके डायरेक्टली है जो मॉडुलर रेशियो का वैल्यू दे देगा, है ना। अब देखो सिग्मा S बराबर क्या होगा? सिग्मा C इंटू ES अपॉन EC। ES कितना था? 205 था। EC कितना था? 13.6 था। तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 15.074। कितना आएगा? 15.074 इंटू सिग्मा C। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो इक्वेशन 1 क्या था हमारा? सिग्मा S इंटू AS प्लस सिग्मा C इंटू AC इक्वल टू P। सो सिग्मा S का वैल्यू कितना आ गया? 15.074 इंटू सिग्मा C। तो 15.074 इंटू सिग्मा C, है ना, इंटू AS प्लस सिग्मा C इंटू AC इक्वल टू P। सो यहाँ से सिग्मा C क्या आ गया? P अपॉन 15.074 इंटू AS प्लस सिग्मा प्लस AC। सबका वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। P का वैल्यू कितना था? 1000 किलो न्यूटन। इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दीजिए 1000 से गुना करके। उसके बाद 15.074 इंटू AS का वैल्यू कितना था? 9063.5 इंटू AC का वैल्यू कितना था? यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 200536.5, 200536.5। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो सिग्मा C का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 4.345। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो स्ट्रेस इन कंक्रीट होगा उसका वैल्यू है 4.345 न्यूटन पर mm², है ना। अब क्या बच गया? एक और बच गया, स्ट्रेस इन स्टील। स्ट्रेस इन स्टील क्या होगा? यहाँ देखो इक्वेशन नंबर 2 कितना होता है स्ट्रेस इन स्टील? 15.074 इंटू सिग्मा C। सो 15.074 इंटू सिग्मा C का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 65.50 न्यूटन पर mm²। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। सो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, इसको है जो सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, है ना। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। सबसे पहले ये बोल रहा है कि रिजिड बार ABC इज सपोर्टेड बाय 3 रड्स ऑफ द सेम मटेरियल। सेम मटेरियल इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम मटेरियल? सेम मटेरियल है, इसका मतलब तीनों रड का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू होगा वो क्या हो गया? सेम हो गया। E का वैल्यू क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। E का वैल्यू क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ऑफ इक्वल डायमीटर, ठीक है। तीनों का डाया भी क्या है? सेम है। तीनों का डायमीटर भी क्या है? सेम है। कैलकुलेट द फोर्सेस इन द बार्स ड्यू टू अप्लाइड फोर्स P if the bars ABC remains horizontal after the load has been applied। यहाँ से P लोड लगा रहे हैं, यहाँ से P लोड जब मिडिल पे लगा रहे हैं तो ये जो बार दिख रहा है आपको ये क्या है? रिमेन्स ओरिजेंटल है ना, रिमेन्स ओरिजेंटल। इसका मतलब क्या है बताओ? रिमेन्स ओरिजेंटल है, ये तभी पॉसिबल है जब ये बार क्या होगा? रिजिड होगा। ये बार क्या होगा? रिजिड होगा, है ना, ठीक है। और जब ये बार रिजिड हो गया और यहाँ भी फिक्स है, यहाँ भी फिक्स है, यहाँ भी फिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डिफॉर्मेशन क्या होगा? ये सब में इक्वल होगा, डिफॉर्मेशन सब में इक्वल होगा, है ना। तभी ये क्या होगा? हॉरिजॉन्टल रह पाएगा, है ना, तभी ये हॉरिजॉन्टल रह पाएगा। नेग्लेक्ट द वेट ऑफ द रिजिड बार। इसका खुद का क्या है? वेट को नेग्लेक्ट करना है। ये जो रिजिड बार है इसका खुद का वेट को नेग्लेक्ट करना है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कैलकुलेट द फोर्सेस इन द बार्स ड्यू टू अप्लाइड फोर्स P, ड्यू टू अप्लाइड फोर्स P। हमें निकालना है ये जो बार है इसमें कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसमें कितना फोर्स है जो अप्लाइड हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिगर बना रखा हूँ। एक का लेंथ क्या है? 12 है। जिसका लेंथ 12 है इसको मैं 2 से रिप्रेजेंट किया हूँ, और जिसका लेंथ L है इसको मैं 1 से रिप्रेजेंट किया हूँ,
है ना, 1 से रिप्रेजेंट किया हूँ, ठीक है। हमें निकालना है कैलकुलेट द फोर्सेस इन द वार्स 1 एंड 2। यहाँ पे 4 ऑप्शन है जो दिया हुआ है आपका। फर्स्ट ऑप्शन है P1 इजकल टू 0.2P एंड P2 इजकल टू 0.4P। सेकेंड है P1 इजकल टू 0.4P एंड P2 इजकल टू 0.2P। थर्ड है P1 इजकल टू 0.2P एंड P2 इजकल टू 0.2P। और फोर्थ है P1 इजकल टू 0.4P एंड P2 इजकल टू 0.4P। तो 4 ऑप्शन है, ये चारों में आपको चूज करना है राइट आंसर चूज करना है ना। तो क्या करेंगे बताइए, जो बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन है उसको लगाएंगे। जो भी फोर्स यहाँ पे P लगा रहे हैं, है ना, वो क्या होगा, ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये दोनों में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। जो भी फोर्स P लगा रहे हैं वो वार 1 और वार 2 दोनों में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। और चूंकि वार 1 क्या है, दो है ना, तो लिख लिए 2P1 प्लस P2 इजकल टू P। ये कहाँ से आया, फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम, है ना, फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम, है ना। क्योंकि जब आप P लगाएंगे तो यहाँ इसमें क्या लगेगा, इसमें मान लिया P1 लगेगा और यहाँ भी क्या लगेगा, P1 लगेगा, ठीक है। और इसमें क्या लगेगा, P2 लगेगा। तो क्या लिख सकते हैं, है ना, अगर वर्टिकल फोर्स को कंसीडर किया जाए, है ना, और उसके इक्विलिब्रियम को यदि हम कंसीडर करते हैं तो लिख सकते हैं 2P1 प्लस P2 इजकल टू P, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। आल्सो फ्रॉम कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन क्या कहता है कि दोनों में क्या होगा, दोनों में चूंकि वह रिजिड है तो दोनों में हमारा डिफॉर्मेशन क्या होगा, सेम होगा, दोनों में डिफॉर्मेशन सेम होगा। सो लिख सकते हैं P1 इंटू एल, चूंकि लेंथ क्या है, एल है। इस केस में फर्स्ट केस में लेंथ क्या है, एल है, सो PL अपॉन ए। और P2 इंटू इस केस में एल क्या है, 2L है, ए। चूंकि मटेरियल सेम है ना, और डायमीटर भी सेम है, इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। सो ए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। सो ए क्या हो गया, कट गया। क्या बचा यहाँ से, एल से एल कट गया, P1 इजकल टू 2P2 आ गया, P1 इजकल टू 2P2 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, है ना। सो इक्वेशन 1 का है 2 इंटू P1, P1 का वैल्यू क्या है 2P2, तो 2P2 हो गया, है ना, प्लस P2 इजकल टू P। सो यहाँ से 2 इंटू 2 4 हो गया, और प्लस 1 यहाँ पे 5P2 बराबर P हो गया। सो P2 बराबर क्या हो गया, Py5। इसका मतलब Py5 कितना हुआ, 0.2P हो गया। तो P2 का वैल्यू 0.2P आ गया। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1 क्या है, 2P2 है यहाँ से। सो P2 का वैल्यू रख दीजिए, 2 इंटू 0.2P कितना आ गया, 0.4P, है ना। सो P1 0.4P आ गया और P2 0.2P आ गया। कौन सा ऑप्शन है बताइए, कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन बी है, बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अब क्या है, थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं, है ना, इसमें थोड़ा थ्योरी करते हैं। हमें निकालना है इक्विवेलेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंपोजिट सेक्शन, इक्विवेलेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंपोजिट सेक्शन। कंपोजिट सेक्शन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंपोजिट सेक्शन के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। कंपोजिट सेक्शन बोले या कंपाउंड वार बोले, दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक कंपाउंड वार कंसिडर किया है। क्या क्या है, कंपाउंड वार कंसिडर किया। कंपाउंड वार है, इसका मतलब क्या हुआ कि दो या दो से ज़्यादा जो वार्स होगा वो क्या होगा, डिफरेंट मटेरियल्स का बना होगा। डिफरेंट मटेरियल्स कहने का मतलब है कि उसका क्या हो सकता है, आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है ना, एरिया भी डिफरेंट हो सकता है। तो ये मान के चले हैं, फर्स्ट वार को हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेकंड को 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है जो E1 है, और एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो A1 है, और इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E2 है, और इसका है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है ना। यहाँ पे क्या है, एक रिजिड कॉलर है, दोनों तरफ क्या है, रिजिड कॉलर है, रिजिड कॉलर है, रिजिड कॉलर है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई कर रहे हैं P,
एक्सटर्नल फोर्स है जो इस पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, P। इसका लेंथ मान लेते हैं कि L है। हमें क्या करना है, हमें एक इक्विवेलेंट सेक्शन बनाना है। हमें क्या करना है, ये दोनों को रिप्लेस करके ये दोनों को क्या करना है, रिप्लेस करना है एक थर्ड सेक्शन से, जिसको हम बोल रहे हैं इक्विवेलेंट बार। जिसको क्या बोल रहे हैं, इक्विवेलेंट बार, है ना। इस इक्विवेलेंट बार का प्रॉपर्टी क्या होगा, है ना, इसका क्या प्रॉपर्टी होगा, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक ये होगा कि इसका जो एरिया होगा क्या होगा, दोनों के सम के बराबर होगा। इसका एरिया होगा जो क्या होगा, ये दोनों बार के सम के बराबर होगा। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्विवेलेंट बार का जो ई कंसीडर कर लें, इसी का वैल्यू हमें ई का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ E1 A1 एंड E2 A2, है ना। हमें ई का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ A1 E1 A2 E2। लेंथ क्या होगा, लेंथ हमारा सेम होगा और लोडिंग भी क्या होगा, सेम होगा। लेंथ भी सेम होगा, लोडिंग भी सेम होगा, ठीक है। तो ये तो रहा इक्विवेलेंट बार के बारे में। अब देखो इसको हम प्रोसीड कैसे करेंगे, कैसे रिलेशन है जो इस्टेब्लिश करेंगे। उसका जो मेन की पॉइंट है, आपका रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश होगा, उसका मेन की पॉइंट है, एक कहता है कि द डिफॉर्मेशन इन इक्विवेलेंट बार, जो इक्विवेलेंट बार में आपका डिफॉर्मेशन होगा इज सेम एज द डिफॉर्मेशन इन कंपाउंड बार, है ना, अंडर द सेम लोडिंग कंडीशन, अंडर द सेम लोडिंग कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि सेम लोड हम इसमें लगाएंगे तो दोनों बार में, मतलब जो कंपाउंड बार में और इक्विवेलेंट बार में, दोनों में क्या होगा, डिफॉर्मेशन क्या होगा, सेम होगा। दोनों में डिफॉर्मेशन सेम होगा। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट बार को डील करते हैं। इक्विवेलेंट बार के लिए डेल्टा क्या होगा, PL/A, है ना, PL/A। तो A को क्या लिख सकते हैं, A1 + A2 × E, A1 + A2 × E। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन क्या मानते हैं, 1 एज्यूम कर लेते हैं। नाउ फॉर कंपाउंड बार, अब देखो एक कंपाउंड बार में, ध्यान से सुनो, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। क्यों लिख दिया हूँ, क्योंकि प्रीवियस क्लास में इसको डिटेल में हम लोग देखे हैं, है ना। क्योंकि ये कंपाउंड बार है तो जो भी फोर्स हम P लगा रहे हैं, ये फोर्स P होगा जो दोनों के द्वारा शेयर किया जाएगा, है ना। दोनों बार के द्वारा क्या होगा, शेयर होगा P1 P2 में, है ना। तो एक इक्वेशन लिखेंगे, याद दिलाता हूँ, P1 + P2 = P लिखेंगे, है ना। एक इक्वेशन यहाँ से आएगा, स्टैटिक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन कंपैटिबिलिटी से आएगा, क्या, Δ1 = Δ2, है ना। ये दोनों इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो हमारा P1 और P2 निकल के आता था, याद है। P1 P2 कितना आता था कंपाउंड बार के लिए, बोले थे कि यदि P1 का जो वैल्यू होता है उसको निकालने का फॉर्मूला है टोटल फोर्स इंटू A1 × E1। P1 निकाल रहे हैं तो यहाँ किससे गुना करते हैं, A1 × E1 से गुना करते हैं, डिवाइडेड बटा A1 E1 + A2 E2, डिवाइडेड बटा A1 E1 + A2 E2। याद रखना बहुत सिंपल है, P1 निकालना है तो टोटल फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे A1 E1, चूँकि यहाँ P1 है तो A1 E1 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइडेड बटा A1 E1 + A2 E2, मतलब टोटल एक्सियल रिजिडिटी यहाँ पे होता है ना, यही को बोलते हैं एक्सियल रिजिडिटी। इसको फर्दर बाद में कभी देखेंगे एक्सियल रिजिडिटी क्या होता है। P2 को क्या लिख सकते हैं, टोटल फोर्स इंटू A2 E2 डिवाइडेड बटा A1 E1 + A2 E2, ठीक है। सो P1 निकल गया, P2 निकल गया, है ना, P1 P2 है जो निकल गया। अब देखो, अब ध्यान से देखना है, एक क्या स्टेटमेंट क्या कहता था, डिफॉर्मेशन इन इक्विवेलेंट बार इज सेम एज द डिफॉर्मेशन इन कंपाउंड बार। दोनों में क्या होगा, डिफॉर्मेशन सेम होगा, है ना। तो इक्विवेलेंट बार में डिफॉर्मेशन कितना था हमारा, डेल्टा था, है ना। और कंपाउंड बार में डिफॉर्मेशन, कंपाउंड बार में चूंकि 1 में निकालें या 2 में निकालें, दोनों में क्या होगा, बराबर होगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो डेल्टा का वैल्यू किसके बराबर होगा, Δ1 के बराबर होगा, और Δ1 किसके बराबर है, Δ2 के बराबर है ना। इसका मतलब तीनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, ठीक है। अब देखो, सो या तो Δ1 लिख लें या तो Δ2 लिख लें, तो क्या हो जाएगा, PL/ यही होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या आने वाला, बराबर आने वाला, दोनों का वैल्यू बराबर आने वाला है, क्योंकि लोडिंग भी सेम है और लेंथ का वैल्यू भी सेम है। तो Δ1 = Δ2 का वैल्यू क्या होगा, PL/A1 E1 + A2 E2। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 आया था हमारा PL/A1 + A2 × E, डेल्टा का वैल्यू, और Δ1 और Δ2 का दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है ना। अब देखो आगे क्या होगा, है ना। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर देखें तो इक्वेशन 1 क्या था, PL डिवाइडेड बटा A1 + A2 × E। इक्वेशन 2 क्या आया है, P × L डिवाइडेड बटा A1 E1 + A2 E2।
अब यहाँ से क्या होगा, PL PL क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। सो E1 इंटू A1 प्लस A2 बराबर A1 E1 प्लस A2 E2। हमें निकालना है E का वैल्यू, क्या निकालना है, E का वैल्यू निकालना है। तो E का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, A1 E1 प्लस A2 E2 डिवाइडेड बटा A1 प्लस A2। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्टिव में कंपाउंड सेक्शन का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू है जो पूछता है ना। सो आपको क्या रखना है, एक फार्मूला को याद रखना है, इक्विवेलेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला को याद रखना है बस। कभी कभी इस पे न्यूमेरिकल भी आ जाता है, जब आपका न्यूमेरिकल आएगा तो A1 का वैल्यू देगा, E1 का वैल्यू देगा, है ना, A2 का वैल्यू देगा और E2 का वैल्यू देगा। आपको पूछेगा इक्विवेलेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू, तो क्या करना है, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, है ना। सबका वैल्यू फार्मूला में पुट करना है और उसके बाद क्या करना है, इसको सोल्व कर देना। इट इज़ वेरी सिंपल। सो फार्मूला याद रखना है, इक्विवेलेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है A1 E1 प्लस A2 E2 डिवाइडेड बटा A1 प्लस A2, है ना, विच यू हैव टू रिमेंबर फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये तो था आज का डिस्कशन, है ना। अब देखिए कुछ क्वेश्चन तो हम करते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको भी करना है ना, कुछ क्वेश्चन आपको भी करना है। तो यहाँ पे मैं दो क्वेश्चन है जो आपके लिए छोड़ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, एक क्या है, एक वायर स्टील का है और दूसरा वायर क्या है, कॉपर का है। इसमें पूछ रहा है, ये भी दिया हुआ है कि ए क्या है, एरिया आपको इसमें निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ डाया ऑफ कॉपर diameter of copper per wire to diameter of steel wire। diameter of steel wire ये आपको निकालना है। कहने का मतलब है कि डायमीटर ऑफ कॉपर यदि DC है और डायमीटर ऑफ स्टील यदि DS है तो यही आपको निकालना है ना। डायमीटर ऑफ कॉपर बटा डायमीटर ऑफ स्टील का वैल्यू निकालना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको, है ना। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, दोनों का वैल्यू क्या होगा, दोनों में डिफॉर्मेशन क्या होगा, बराबर होगा। आप सोल्व करके इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर है जो लिखिएगा, है ना। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखिए, है ना। हम चूँकि डेल्टा 1 इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा 2 होगा। इस पर आगे बढ़िए, इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, है ना। इसको आपको जरूर सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या है, ये जो तीनों रड दिख रहा है आपका, इसका ए का वैल्यू क्या है, सेम है। ए क्या है, सेम है ना, ए सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है और इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू भी सेम है। यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, मिडिल सेक्शन पे L/2 डिस्टेंस पे ये जो वार है वो क्या है, रिजिड है। ये वार है जो क्या है, रिजिड है ना। ये वार रिजिड है, ध्यान से इसको देखना है। यहाँ पे फोर्स जो मिडिल सेक्शन पे है वो फोर्स लगा रहा है P। कितना फोर्स लगा रहा है, P लगा रहा है ना, P लगा रहा है। इसका लेंथ 2b है, इसका लेंथ 1.5 भी है और इसका लेंथ b है। और ये जो डिस्टेंस है A से B के बीच का जो दूरी है, A से B के बीच का जो दूरी है ये A है, स्मॉल a है ना, स्मॉल a है, ठीक है, स्मॉल a है। आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, a का वैल्यू निकालना है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, a का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है आपका
L/3, है ना। सेकेंड ऑप्शन है आपका L/4, थर्ड ऑप्शन है आपका L/6 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका L/8। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू आपको निकालना है ना। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, L/3, L/4, L/6, L/8। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा मैं हिंट देता हूँ, है ना। देखो सबसे पहले कि जो टोटल फोर्स P है वो क्या होगा, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप क्या मान लोगे, इसको 1 मान लोगे, इसको 2 मान लोगे, इसको 3 मान लोगे, है ना। तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ, P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू P। एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, तीनों में क्या होगा, तीनों में डिफॉर्मेशन क्या होगा, बराबर होगा। तीनों में डिफॉर्मेशन क्या होगा, इक्वल होगा। तो सेकंड इक्वेशन आपका ये हो जाएगा। कहने का मतलब है कि Δ1 इक्वल टू Δ2 इक्वल टू Δ3, इक्वेशन नंबर टू। बट 3 इक्वेशन है तो 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन भी चाहिए। तीसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा। तीसरा इक्वेशन के लिए आप कुछ नहीं करना, ए के अबाउट क्या लेना है, मोमेंट लेना है। ए के अबाउट क्या लेना है, मोमेंट लेना है ना। ए के अबाउट मोमेंट लेना है। देखो थोड़ा हिंट देता हूँ मैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। ठीक है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है P, ये सब डिस्टेंस दिया हुआ। ए के बाद मोमेंट लेना, यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है, यहाँ पे P3 है और सबका डिस्टेंस पता है, सबका डिस्टेंस भी पता है ना। ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस L/2 है और ये डिस्टेंस भी L/2 है। आप A के बाद क्या लेना, मोमेंट लेना। आपको A के बाद मोमेंट लेना है। जब A के बाद मोमेंट लेंगे तो P1 का तो मोमेंट आएगा नहीं, क्योंकि P1 है जो कहाँ से A से ही पास कर रहा है, तो इसका तो कोई मोमेंट आएगा नहीं, है ना। P का आएगा और P2 का आएगा और P3 का आएगा। तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा, है ना। एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा, एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, 3 इक्वेशन 3 अननोन। अब इसको सोल्व करेंगे तो ए का वैल्यू है जो आपको आ जाएगा। इसको जरूर ट्राई करना, है ना। इसको जरूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर नहीं आता है तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में इसको सोल्व करूंगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास एंड in the next class we will discuss temperature stresses and thermal stresses. This is very important topic for competition point of view, है ना। टेम्परेचर स्ट्रेसेस एंड थर्मल स्ट्रेसेस, तो ये है जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा टुमारो क्लास के लिए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, है ना। इफ यू एंजॉय द टुडे क्लास प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल नीस एजुकेशन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, है ना। So thank you, all the best, Jai Hind.